एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। दिस इज चेष्ना एंड आज बात करेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। इससे पहले हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को डिटेल वन शॉट में कवर किया है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप देख सकते हो। और आज इस लेक्चर को हम डिटेल में कवर करेंगे 30 से 35 मिनट्स में इन ब्यूटीफुल से नोट्स के साथ, जिसमें एनसीईआरटी की सभी लाइन्स इंक्लूडेड है और पीवाईक्यू ईयर भी मार्क है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अपने चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? तो देखो, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये एस्पेक्ट्स क्या है? ये एस्पेक्ट्स हैं फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल। यानी कि हमें ऐसा लगता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी मतलब हमारे सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फिट है तो हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी है, बट WHO ने कहा नहीं, रिप्रोडक्टिव हेल्दी मींस आप फिजिकली फिट हो। फिजिकल मतलब नाम से पता चल रहा है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फिट है और आप कैपेबल हो कि आप अगली जनरेशन को पैदा कर सकते हो। दूसरा, इमोशनल या बिहेवियर वाइज। इमोशनल या बिहेवियर वाइज मतलब कई बार क्या होता है, किसी इंसान को अगर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, यानी कि मान लो उन्हें कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, तो वो प्रॉपर वे में डिस्कस नहीं कर पाता है, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं ले पाता है, क्योंकि उसके साथ कुछ सोशल स्टिग्मास अभी भी एसोसिएटेड है। ठीक है, तो वो इंसान स्ट्रेस में जा सकता है, एंजाइटी में जा सकता है, या अगर उसको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो भी उसके इमोशंस क्या होते हैं, बहुत टर्मोइल हो जाते हैं। सोसाइटी के भी कुछ ऐसे नॉर्म्स होते हैं, जैसे अगर किसी फीमेल का बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो वो ऐसा सोचते हैं कि जरूर इस फीमेल में कोई प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए WHO ने कहा कि सिर्फ फिजिकली फिट होने का मतलब ये नहीं है कि आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो। आपको फिजिकल वाइज, इमोशनल, बिहेवियर वाइज और सोशल वाइज हर वे में फिट होना पड़ेगा, तभी आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। अब हुआ क्या था ना, जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी तो उस टाइम पे भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, मेडिकल फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं थी, मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज नहीं थी। तो उस टाइम पर जो डिसीजन मेकर्स थे उनको ये बात तो पता थी कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए और रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए हमें कुछ एक्शन प्लान्स लाने पड़ेंगे। तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में ऐसी फर्स्ट कंट्री थी जो ऐसे एक्शन प्लान लेकर आई, और वन सच एक्शन प्लान इज फैमिली प्लानिंग। अब कुछ सालों बाद इसी एक्शन प्लान्स में कुछ और एजेंडास, कुछ और ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड कर दिए गए, और अब हम इसी एक्शन प्लान को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, यानी कि RCH प्रोग्राम। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए RCH का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो RCH का मेन ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस पहुंचाना। अवेयरनेस किसके बारे में? तो रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में। अब ये अवेयरनेस फैलाने के तरीके क्या क्या है? पहला तरीका है ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल मतलब रेडियोज में इनके बारे में बताया जाए, क्योंकि रेडियोज को लोग सुन रहे हैं, या फिर टीवी में इनकी एडवर्टीजमेंट दी जाए, या फिर प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया जैसे कि पोस्टर्स लगवाए जाए, न्यूज़पेपर में इनके बारे में बताया जाए, मैगजीन्स में बताया जाए, इवन आपकी बुक्स में भी बताया जाए। दिस इज द रीजन आप कभी अपने रोड्स पे जाते हुए देखते होंगे कि फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड काफी ऐसे पोस्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि बच्चे दो ही अच्छे, या फिर एक छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसे कुछ स्लोगन्स जो है वो लिखे होते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड की जा सके। एनजीओज का भी इनमें रोल होता है। एनजीओज होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने में हेल्प करती है। फिर मेजर रोल इन चीजों में किसका होता है? पेरेंट्स का, क्लोज रिलेटिव्स का, टीचर्स का या फ्रेंड्स का, क्योंकि आपको इन चीजों के बारे में जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें हैं या प्यूबर्टी आने पे जो भी आपके ऑर्गन्स पे, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, इनके बारे में किससे पता चलेगा? या तो आपको आपके टीचर से पता चलेगा, या क्लोज रिलेटिव से पता चलेगा, या पेरेंट्स से पता चलेगा, या फिर फ्रेंड्स से आपस में एक दूसरे से पता चलेगा। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स शुड बी एनकरेज, ताकि जो बढ़ते बच्चे हैं, जो अपनी एडोलसेंस एज में हैं, टीनेजर एज में हैं, या आगे जिन्होंने फर्टाइल कपल बनना है कुछ सालों बाद, तो उनको रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीजों के बारे में पता हो, कैसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, इन चीजों के बारे में भी पता हो। दिस इज द रीजन आपकी एनसीईआरटी में ये चैप्टर इंक्लूडेड है, यानी ये रिप्रोडक्शन वाला यूनिट जो है पूरा, जिसमें 3 चैप्टर्स है, वो इसी रीजन से इंक्लूडेड है। फिर प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना किसके बारे में? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, या एडोलेसेंस। एडोलेसेंस मतलब जो आपकी टीनेजर एज आती है, प्यूबर्टी वाली जो एज है 12 से लगभग 15 ईयर्स तक, उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपकी बॉडी में, इनके बारे में भी पता हो। सेफ और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में पता हो, जिससे प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट किया जा सके, या STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जैसे कि एड्स को भी
प्रिवेंट किया जाए। अब ये तो थे ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटेजीज क्या है इस आरसीएच प्रोग्राम की? तो पहली स्ट्रेटेजी ये है कि पीपल, स्पेशली फर्टाइल कपल मतलब जो अपने रिप्रोडक्टिव एज में है, यानी जो बच्चा पैदा करने की एज में है, तो इन कपल्स को अवेयर किया जाए किसके बारे में? अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में। इन्हीं बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस को आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बोलते हो। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मतलब जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में हेल्प करे। क्यों? देखो, ये जरूरी है कि ताकि एक कंट्री की पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे, एक सर्टेन क्राइटेरिया डिसाइड हो कि आप इतने बच्चे ही पैदा कर सकते हो। क्योंकि अगर हर एक कपल के ऐसे 10-12 बच्चे होने लगे तो ऑलरेडी बहुत पॉपुलेटेड है हमारी कंट्री और रिसोर्सेज बहुत कम है, तो इससे क्या होगी? पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इन फर्टाइल कपल्स को जो अपनी मैरिजेबल एज में है, जो बच्चा पैदा करने की एज पे है, इनको बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। मेन एजेंडा ये है कि हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। दूसरा है केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, क्योंकि होने वाला बच्चा जितना इंपॉर्टेंट है उतनी ही मदर भी इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्रेग्नेंट मदर फिट रहेगी तभी जो बच्चा है होने वाला वो भी क्या रहेगा? फिट रहेगा। तो उनकी केयर करना जरूरी है। तभी आपने देखा होगा कि ये जो हमारे एरियाज में जितनी भी गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज होती हैं या हॉस्पिटल्स होते हैं, इनमें कुछ आशा वर्कर्स होती हैं जो पूरे एरिया का हिसाब रखती है कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको आयरन के कैप्सूल्स वगैरह देना, है ना, उसको सप्लीमेंट्स वगैरह देना, उसको अवेयर करना कि आपको टाइमली ये दवाइयां लेनी है, ये इंजेक्शंस लेने हैं और प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट हर थोड़े दिन में लेना है, डॉक्टर को विजिट करना है। ठीक है। फिर पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। पोस्ट नेटल मतलब आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ भी जरूरी है कि मदर और चाइल्ड दोनों की ही केयर हो ताकि वो इम्यून सिस्टम भी उनका बिल्ड और वो हेल्दी रहे। दिस इज द रीजन आपने देखा होगा कि कुछ स्कीम्स भी निकलती हैं, जैसे बच्चा पैदा होने के बाद एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी भी मिलती है, स्पेशली अगर फीमेल चाइल्ड है, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो ऐसे ये स्कीम्स वगैरह इसीलिए होती है ताकि जो बिल्कुल पॉवर्टी ड्रिवन विमेन है, जिनकी कोई केयर करने वाला नहीं है, जिनको कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करने वाला नहीं है, उनकी भी केयर हो सके। उसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस आपको पता है क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी हमने ये पढ़ा हुआ है। क्या होता है ना कि ऐसा एडवाइस किया जाता है कि बच्चा पैदा होने के बाद कुछ टाइम तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाए। क्यों करवाई जाए? क्योंकि इनिशियल फ्यू डेज का जो मिल्क होता है वो येलोइश कलर के फ्लूइड को हम बोलते हैं क्लोस्ट्रम, जिसमें IgA एंटीबॉडीज होती हैं और ये बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। फिर इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना मेल और फीमेल चाइल्ड को, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत टाइम से देखी जा रही है कि लोग जो है मेल चाइल्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू फीमेल चाइल्ड, और किसी किसी एरियाज में तो इस चक्कर में फीमेल फीटिसाइड जैसी चीजें भी देखी जाती हैं। तो इन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए ये जरूरी है कि एक सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले मेल और फीमेल चाइल्ड को, ताकि लड़का और लड़की में कोई भेदभाव ना हो, जेंडर इक्वलिटी प्रमोट हो। फिर देखो अवेयरनेस, इन प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयरनेस बताई जाए जो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड है कि एक लिमिट से ज्यादा अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारी कंट्री में प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है। एक सर्टेन अमाउंट पे, एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल को ही कोई भी कंट्री जो है वो सपोर्ट कर सकती है। उसके बाद क्या होता है, प्रॉपर जॉब्स, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर फूड वगैरह नहीं मिल पाता है। इसीलिए जरूरी है कि पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। फिर बात आती है सोशल एविल्स, जैसे सेक्स एब्यूज या सेक्स रिलेटेड क्राइम्स जैसे कि रेप्स वगैरह के बारे में भी इंफॉर्मेशन बच्चों को हो या उन कपल्स को हो। फिर आता है सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू अटेन। अब ये एक्शन प्लान जो है इनकी इंप्लीमेंटेशन क्यों करवानी जानी चाहिए या क्यों हो रही है, ताकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बिल्ड हो, प्रॉपर हॉस्पिटल्स बिल्ड हो जिसमें मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज हो सके, बच्चे और मदर का क्या हो, प्रॉपर केयर हो सके। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा पहले के टाइम पे जो डिलीवरीज होती थी वो दाई माँ वगैरह के थ्रू होती थी, प्रॉपर डॉक्टर्स वगैरह के थ्रू नहीं होती थी। और इसकी वजह से क्या होता था ना, हमारा कंट्री का IMR यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और MMR यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता था। यानी डिलीवरी के दौरान ही या तो मदर की डेथ हो जाती थी या फिर बच्चे की डेथ हो जाती थी। तो ये जरूरी है कि मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज हो। मैटरनल सपोर्ट मतलब मदर की भी इक्वली केयर हो जितनी किसी बच्चे की हो रही है। इसीलिए हमारी कंट्री में काफी सारी स्कीम्स भी चलती हैं, प्रेग्नेंट मदर्स को प्रोवाइड करती हैं वो स्कीम्स, कुछ इंसेंटिव्स वगैरह, कुछ बेनिफिट्स वगैरह, कुछ चीजें, और प्रॉपर हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में भी प्रॉपर इनका ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है, ताकि किसी के पास पैसे नहीं भी हैं तो वो वहां जाकर अपनी डिलीवरी करवा सके। उसके बाद आता है स्टैट्यूटरी बैन ऑन एम्नियोसेंटेसिस। अब देखो स्टैट्यूटरी बैन क्या है, जो बाय लॉ हो, जिसके लिए कोई लॉ बनाया जाए। तो अब एम्नियोसेंटेसिस क्या है, देखो ये फीटस है, इसके अराउंड
एक फ्लूइड होता है ना, एक लेयर होती है जिसको हम एमनियन बोलते हैं, और यहाँ पर एक फ्लूइड होता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। अब क्या करते हैं ना, एक नीडल के थ्रू इस एमनियोटिक फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब इस एमनियोटिक फ्लूइड में ना हम क्रोमोसोमल पैटर्न देख सकते हैं। क्रोमोसोमल पैटर्न देख सकते हैं तो कोई भी क्रोमोसोम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह, इनके बारे में, डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, इनके बारे में टाइमली पता लगाया जा सकता है। और एक इसका नुकसान ये भी है कि हमें क्रोमोसोमल पैटर्न पता चल रहा है तो हमें ये भी पता चल जाता है एक्स वाई है या एक्स एक्स है, यानी फीमेल चाइल्ड है या मेल चाइल्ड है, इसके बारे में भी पता चल जाता है। फिर अगेन जो सोसाइटी में किसी किसी एरियाज में ये स्टिग्मास एसोसिएटेड है कि हमें मेल चाइल्ड ही चाहिए, तो वो क्रोमोसोमल पैटर्न के अकॉर्डिंग सेक्स डिटर्मिनेशन करवाकर क्या कर सकते हैं, फीमेल फीटिसाइड करवा सकते हैं, यानी इससे फीमेल फीटिसाइड जैसी चीजें, जैसी प्रॉब्लम्स प्रमोट हो रही है। तो फिर क्या किया गया कि एमनियोसेंटेसिस पे स्टैट्यूटरी बैन लगाया गया। मतलब ये बैन जो था ये पार्शियल बैन था। पार्शियल बैन इन द सेंस कि आप एमनियोसेंटेसिस का यूज सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं करवा सकते, वो एक इलीगल काम है जिसके लिए आपको जेल हो सकती है और साथ ही पेनल्टी हो सकती है। अब एमनियोसेंटेसिस ना सेफ कब तक होता है, कब तक ये करवा सकते हैं, तो ये 14 से 18 वीक्स तक करवा सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स का हम पता लगा सकते हैं जैसे डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया या मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ठीक है, ये 2016 में और 2023 में एमनियोसेंटेसिस से क्वेश्चन पूछे गए। फिर देखो सहेली। सहेली क्या है, सहेली एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है फीमेल्स के लिए। इसकी खास बात यह है कि ये नॉन स्टेरॉइडल है। नॉन स्टेरॉइडल है तो बॉडी में इसका नुकसान नहीं है और ये डेली नहीं लेनी पड़ती। जो ट्रेडिशनल पिल्स थी वो डेली लेनी पड़ती थी। सहेली का ये फायदा कि ये डेली नहीं लेनी पड़ती। अगर कोई विमेन वंस इन अ वीक इसको ले रही है तो उसका काम चल जाएगा। फिर ये याद रखना है, इसको डेवलप किसने किया, ये पूछ लेते हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ यानी CDRI लखनऊ ने इसे डेवलप किया। ये वंस इन अ वीक पिल है और ये इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है, यानी आगे प्रेगनेंसी को भी प्रिवेंट करती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है या नहीं, तो कोई भी सोसाइटी रिप्रोडक्टिव हेल्दी है इसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। वो इंडिकेटर्स क्या है, एक तो सेक्स रिलेटेड मैटर्स के बारे में बेटर अवेयरनेस होती है बच्चों को भी और बड़ों को भी। इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, ज्यादातर डिलीवरीज जो है वो मेडिकली असिस्टेड यानी हॉस्पिटल्स में ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स के द्वारा हुई जा रही है। फिर बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज, अगर किसी सोसाइटी का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR और MMR डिक्रीज हो चुका है, यानी कि वो सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी है, मतलब वहां पर डिलीवरी के टाइम पे बच्चे या मदर की डेथ नहीं हो रही है। उसके अलावा इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, ज्यादातर हम अपनी सोसाइटी में अगर ऐसे कपल्स देख रहे हैं जिनका एक या दो ही बच्चे हैं तो मतलब ये रिप्रोडक्टिवली फिट हेल्दी सोसाइटी और यहाँ पर लोगों को पता है। फिर उसके बाद क्या है, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का टाइमली डिटेक्शन हो रहा है और टाइमली इलाज हो रहा है। ये भी एक बेटर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी फिट सोसाइटी का क्या है, इंडिकेटर है। ओवरऑल इंक्रीज इन मेडिकल फैसिलिटीज फॉर सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि एसटीडीज हो गया या इनफर्टिलिटी होगी, इन सारों के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज है हमारे पास। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब जब कोई चीज एक लिमिट से ज्यादा होगी, यानी पॉपुलेशन एक लिमिट से ज्यादा जब बढ़ रही है तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रही है। तो देखो देखते हैं आराम से। वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करेंगे, डाटा आपको याद करना है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो 1900s में वर्ल्ड की पॉपुलेशन अराउंड 2 बिलियन थी। फिर 2000 में ये पॉपुलेशन कितनी होगी, 6 बिलियन। पर फिर 10 ही साल में यानी 2011 में ये पॉपुलेशन 6 से 7.2 बिलियन हो गई। यानी आप देख सकते हो 1900 से 2000 इतने लंबे स्पैन में पॉपुलेशन 2 से 6 हुई है। बट 10 ही सालों के अंदर 2000 से 2011 तक 1.2 बिलियन इंक्रीज हो चुका है पॉपुलेशन का, 6 बिलियन से सीधा 7.2 बिलियन हो चुकी है। वही इंडिया की बात करें, इंडिपेंडेंस के टाइम पे पॉपुलेशन कितनी थी, 350 मिलियन थी। लेकिन 2000 के आसपास हमने देखा ये पॉपुलेशन 1 बिलियन होगी। फिर 10 साल बाद और देखा तो ये पॉपुलेशन क्या होगी, 1.2 बिलियन। यानी पॉपुलेशन तो क्या है, इंक्रीज हो रही है। तो अब ये बढ़ती पॉपुलेशन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं इसके साथ एसोसिएटेड, जिनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और इसीलिए हम ये चैप्टर को पढ़ रहे हैं। 2011 के सेंसस क्या होता है, हर 10 सालों में पॉपुलेशन की वो मेजरमेंट होती है, मतलब जनगणना होती है, देखा जाता है कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, उसी को हम सेंसस बोलते हैं। हर 10 सालों में होती है। 2011 के बाद 2021 में होनी थी, पर ड्यू टू कोविड ये सेंसस का जो अभी रिपोर्ट है वो आ नहीं पाया क्योंकि जो सेंसस था वो लेट हो गया।
फिर देखो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो अभी भी 2% के आसपास है, यानी हर साल 1000 लोगों पे 20 नए लोग पैदा हो रहे हैं। रीजंस क्या है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के? पहला रीजन तो ये है रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। अब देखो क्या होता था ना, पहले मेडिकल फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं थी, तो थोड़ी थोड़ी बीमारी से भी लोग मर जाते थे, जिसकी वजह से डेथ रेट ज्यादा था। अब क्योंकि प्रॉपर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज है, तो डेथ रेट कम हो चुका है। डेथ रेट कम हो चुका है तो ये भी क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज में काउंट हो रहा है। फिर डिक्लाइन इन MMR एंड IMR रेट, जब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घट रहा है, IMR और MMR यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट घट रहा है, तो मतलब क्या है, पॉपुलेशन ये भी क्या कर रहा है, ज्यादा पॉपुलेशन में फिर काउंट कर रहा है, क्योंकि डेथ्स कम हो रही है। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। आप इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड देखोगे तो आपको दिखेगा कि रिप्रोडक्टिव एज में इंडिविजुअल्स ज्यादा है एज कंपेयर टू प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, जितने ज्यादा लोग रिप्रोडक्टिव एज में होंगे किसी कंट्री में, उतने ज्यादा वहां पर क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि ज्यादा कपल्स है तो ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो इसका भी ये भी क्या है, एक रीजन है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के लिए। अब हमने रीजंस तो पढ़ लिए, इस प्रॉब्लम को कर्व करने के लिए यानी सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। पहली बात तो आप मैरिजेबल एज बढ़ा दो, जो कि बढ़ा भी दी गई थी बाय लॉ है हमारी कंट्री में, जिसके तहत 18 ईयर्स की फीमेल होनी चाहिए और 21 ईयर्स जो है वो मेल्स की एज है, मैरिजेबल एज है। इससे पहले अगर वो शादी करते हैं तो वो इलीगल है। ये क्यों किया गया कि अगर कोई इससे जल्दी शादी करेगा, लेट से 14-15 साल की उम्र में कोई शादी कर रहा है, तो वो अपनी थ्रू आउट द लाइफ में मैरिजेबल पीरियड में ज्यादा बच्चे पैदा कर देंगे। ठीक है, मतलब जितने बच्चे पैदा होने चाहिए उससे ज्यादा हो जाएंगे। अगर आपने एज ही बढ़ा दी, थोड़ा सा वो लेट शादी करें, तो उस हिसाब से उनके बच्चे भी क्या होंगे, कम होंगे। तो फिर पहला तो यही है, मैरिजेबल एज बढ़ा दी जाए, इंसेंटिव्स दिए जाए स्मॉल कपल्स को। जैसे आपने देखा भी होगा हमारी कंट्री में जो भी स्कीम्स वगैरह निकलती है उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि जी ये स्कीम उन्हीं के लिए लागू है जिनके 2 ही बच्चे हैं या 1 ही बच्चा है या मैक्सिमम 3 बच्चे हैं। फिर कुछ कुछ स्टेट्स में अब ये भी देखा जा रहा है कि पंचायत में भी ऐसे रूल्स बन चुके हैं, अगर किसी के 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो पंचायत के इलेक्शंस वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें क्यों है, ये सारी चीजें इसीलिए हैं ताकि स्मॉल फैमिलीज को प्रमोट किया जा सके, पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखा जा सके। एडवर्टीजमेंट्स तो आपने देखी होंगी जिनमें स्लोगन्स लिखे होते हैं मोटिवेट करने के लिए लोगों को कि हम दो हमारे दो या 1 चाइल्ड नो, जिससे क्या हो, एक सर्टेन नंबर फिक्स हो कि हर कपल इतने ही बच्चे पैदा कर सकता है, जिससे पॉपुलेशन क्या रहे, कंट्रोल में रहे। मोटिवेट करो कपल्स को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करने के लिए, जिससे क्या हो, पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। अब ये बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस क्या है, इनका फायदा क्या है? बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस इसीलिए हैं ताकि स्मॉलर फैमिलीज को हम मोटिवेट कर सकें कि 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए या 1 ही बच्चा अच्छा है। ठीक है, तो इनका जो ये कॉन्ट्रासेप्टिव है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होगा, अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होगा? पहली बात तो ये है कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूजर फ्रेंडली हो। यूजर फ्रेंडली क्यों? क्योंकि ये जो इंटरकोर्स है या जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में सेक्स बोलते हैं, ये एक नेचुरल नीड है ह्यूमन बींग्स की। तो ये जरूरी है कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव जो यूज कर रहे हैं इंटरकोर्स के टाइम पे वो यूजर फ्रेंडली हो, उनको किसी डॉक्टर्स वगैरह से बार बार उसको इंसर्ट ना करवाना पड़े, वो खुद से इसको यूज कर पाए। दूसरा, इजीली अवेलेबल हो। इजीली अवेलेबल मतलब ज्यादा दूर ना जाना पड़े लेने के लिए, हर गांव हर गली में केमिस्ट की शॉप्स वगैरह में अवेलेबल हो। फिर इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल हो। इफेक्टिव मतलब जब बच्चा नहीं चाहिए और ये कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही, पर लेट से 2 महीने 3 महीने या नेक्स्ट डे या कभी भी उस कपल का प्लान हुआ कि चलो फैमिली प्लानिंग करते हैं, तो रिवर्सिबल हो। ऐसा ना हो कि एक बार अगर आपने वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर लिया तो आप उसके बाद आगे कंसीव ही नहीं कर पा रहे हो, आगे अपनी फैमिली बढ़ा ही नहीं पा रहे हो। तो इफेक्टिव होना चाहिए और रिवर्सिबल होना चाहिए, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। नॉन इंटरफेयरिंग विद सेक्सुअल डिजायर और ड्राइव, क्योंकि अगर किसी की सेक्सुअल डिजायर या ड्राइव से इंटरफेयर करेगा तो लोग इसको यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, फिर देखो क्या टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है। एक आप टाइप पढ़ते हो नेचुरल, जिसको हम ट्रेडिशनल भी बोलते हैं। नेक्स्ट मेथड आप पढ़ते हो बैरियर मेथड, देन आप पढ़ते हो IUD यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, आप पढ़ते हो फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स, और लास्टली हम पढ़ते हैं सर्जिकल मेथड्स, जिनको हम टर्मिनल मेथड्स भी बोलते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं, एक एक कर इसको पढ़ते हैं। पहला जो हमारे पास है वो है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड मतलब जिनको हम ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूं तो इसका ये मतलब है कि इसमें हम कोई भी दवाई वगैरह मेडिसिन वगैरह यूज नहीं करें या कोई भी और मेथड्स वगैरह ऑपरेटर्स वगैरह यूज नहीं करें, तो इसी को हम नेचुरल मेथड बोल रहे हैं। इसका मेन एजेंडा ये है, मेन प्रिंसिपल ये है कि स्पर्म और ओवम की मीटिंग को रोका जाए। हम स्पर्म और ओवम को मिलने ही नहीं देंगे। अगर स्पर्म और ओवम मिल नहीं रहे, फ्यूज नहीं कर रहे, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। इसमें हम 3 मेथड्स पढ़ते हैं।
पहला मेथड है हमारे पास पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा है कोइटस इंटरप्टस या जिसको हम विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं, और तीसरा है हमारे पास लैक्टेशनल एमेनोरिया। अब देखो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मतलब देखो होता क्या है, अगर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी है तो आपको पता होगा रफली 28 से 29 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होती है, और इन 28 से 29 डेज में मिड ऑफ द साइकिल यानी 14th डे पे ओवम रिलीज होता है, और इसी प्रोसेस को हम ओवुलेशन बोलते हैं। तो ओवम 14 डे पे रिलीज होता है, और जो स्पर्म है उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो लगभग 2 से 3 दिन का होता है। तो ऐसा कर सकते हैं कि 14 डे पे अगर ओवम रिलीज हो रहा है तो उससे 3 दिन पहले और 3 दिन बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाए। अगर इस टाइम पे कोई कपल सेक्सुअली इन्वॉल्व ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, यानी स्पर्म और ओवम नहीं मिल पाएंगे, तो फिर प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या कह रहा है, वो जो कपल है वो क्या करे, वो एब्स्टेन करे मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह में ना पड़े। तो वो एब्स्टेन करे कोइटस से कितने दिन तक, 10th से 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तक, यानी ओवुलेशन से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक, यानी जब ओवुलेशन एक्सपेक्टेड है उससे 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक। नेक्स्ट आता है कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस को ही हम विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं। कोइटस इंटरप्टस क्या है कि कोई भी कपल जब सेक्सुअली इन्वॉल्व है तो जैसे ही इंसेमिनेशन होने वाली हो, यानी कि सीमेन रिलीज होने वाला हो, जो मेल पार्टनर है वो अपने पेनिस को फीमेल वेजाइना से बाहर कर दे, मतलब कि विड्रॉ कर दे, जिसकी वजह से क्या होगा, इंसेमिनेशन नहीं होगी, यानी स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में नहीं जाएंगे, और जब इंसेमिनेशन नहीं हुई तो फिर फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। तो कोइटस इंटरप्टस का मतलब यह है कि मेल पार्टनर विड्रॉ कर लेगा पेनिस वेजाइना से, कब, इजैकुलेशन से बिल्कुल पहले। ये किस लिए किया जा रहा है, ताकि हम इंसेमिनेशन को अवॉइड कर सकें। तीसरा हमारे पास मेथड है लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि डिलीवरी के टाइम पे जब लैक्टेशन का पीरियड चल रहा होता है लगभग 6 मंथ्स तक, उस टाइम पर पीरियड्स नहीं होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। अब पीरियड्स नहीं हो रहे हैं यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है, तो यानी 14 डे पर ओवम भी रिलीज नहीं हो रही, तो बॉडी में अगर स्पर्म्स जा भी रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। यही 3 मेथड्स हमने किस पे पढ़े हैं, नेचुरल मेथड पे। अब इनका फायदा तो है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि हम बाहर से कोई चीज यूज नहीं कर रहे हैं, कोई दवाई वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, पर इसका एक नुकसान ये भी है कि चांसेस ऑफ फेलियर हाई, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम पीरियोडिक एब्स्टिनेंस की बात करें, आप अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रैक पे नहीं रख रहे हो प्रॉपर वे में, या आप प्रॉपर ओव्यूलेशन का डे डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप अंदाजा प्रॉपर नहीं लगा पा रहे हो, तो इससे प्रेगनेंसी हो सकती है। कोइटस इंटरप्टस प्री इजैकुलेशन में भी कुछ स्पर्म्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो सकती है। थर्ड मेथड है लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये भी लगभग सिर्फ 6 मंथ्स तक ही इफेक्टिव है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड मेथड जो हमारा है, वो है हमारे पास बैरियर मेथड। बैरियर मेथड क्या करता है, स्पर्म और ओवम के कांटेक्ट को रोकता है कुछ बैरियर्स के हेल्प से, मतलब हमने बीच में बैरियर लगा दिया जिसकी वजह से स्पर्म और ओवम जो है वो आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और ये मेथड मेल और फीमेल दोनों के लिए ही होते हैं। तो बैरियर मेथड में मेल्स में भी हम कॉन्डम्स पढ़ते हैं और फीमेल्स में भी। मेल्स में जो कॉन्डम्स हैं तो गवर्नमेंट का एक बड़ा फेमस सा ब्रांड है फ्री कॉन्डम्स जो है वो निरोध है, जो कि गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट केमिस्ट शॉप पर मिल जाते होंगे। तो ये रबड़ या लेटेक्स की शीट है जो मेल पार्टनर अपने पेनिस को कवर करता है जस्ट बिफोर कोइटस। इससे क्या होगा, इंसेमिनेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में नहीं हो पाएगी और जो एजैकुलेशन है वो इन्हीं कॉन्डम्स के अंदर ही हो पाएगी। फीमेल्स में इन्हीं कॉन्डम्स को हम फेमिडोम भी कहते हैं या फेम शील्ड भी बोलते हैं, जो कि रबड़ के बने होते हैं। और इसके अलावा क्या है, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट्स और डायफ्राम, जो कि कोइटस के दौरान सर्विक्स को कवर करने में हेल्प करती है। ये 2022 में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। केमिकल बैरियर क्या होता है, तो केमिकल बैरियर होते हैं कुछ क्रीम्स, स्पर्मिसाइडल, साइडल का मतलब किल करना, यानी स्पर्म को किल करने के लिए स्पर्मिसाइडल जेलीज, क्रीम्स या फोम। अब इनकी खास बात यह है कि आप इन केमिकल बैरियर्स को ऐसे अकेले यूज नहीं कर सकते, इनको फिजिकल बैरियर्स के कॉम्बिनेशन के साथ ही इनकी यूज किया जाता है ताकि फिजिकल बैरियर्स की एफिशिएंसी बढ़ पाए। एडवांटेजेस क्या है कॉन्डम्स के, सबसे पहली बात तो ये यूजर फ्रेंडली है, यानी ये खुद से इंसर्ट हो सकता है। दूसरी बात, ये यूजर्स को एसटीडी यानी एड्स जैसी प्रॉब्लम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस से बचाता है। और ये डिस्पोजेबल है, इजीली डिस्पोजेबल है, मतलब वन टाइम यूज है, एक बार यूज करके इसको थ्रो करना होता है। नेक्स्ट इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जिसको हम आईयूडीज भी बोलते हैं। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस यूजर फ्रेंडली नहीं होते, यूजर फ्रेंडली के आगे क्रॉस लगा लेना, मैंने लगाया था, वो पता नहीं कैसे
रब हो गया या एडिट नहीं हुआ प्रॉपर, तो आप ये क्रॉस लगा लेना। देखो हमने आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ा था कि जो यूजर फ्रेंडली हो, यानी जो सेल्फ इंसर्ट हो पाए, जिसको इंसर्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ऐसा होता है जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस है, यानी कि आईयूडीज है, इनको आपको किसी डॉक्टर या नर्स से ही इंसर्ट करवाना पड़ेगा, ये खुद से इंसर्ट नहीं हो सकती है, इसीलिए ये यूजर फ्रेंडली तो बिल्कुल नहीं है। अब देखो आईयूडीज में ना आप 3 टाइप पढ़ते हो, और ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा ही जाता है। तो आप 3 टाइप की जो आईयूडीज पढ़ते हो, उसमें सबसे पहली है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, जिसका एग्जांपल है लिपिज लूप। फिर आती है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, जिसमें कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375 पढ़ते हैं। फिर आती है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, जिसमें एग्जांपल आप पढ़ते हैं प्रोजेस्टासार्ट और LNG-20। तो ये एग्जांपल्स आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि लगभग हर साल 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। आईयूडीज क्या करते हैं? आईयूडीज इंक्रीज कर देते हैं फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म की फैगोसाइटोसिस करते हैं यूट्रस के अंदर, यानी स्पर्म को किल करते हैं। स्पेशली कॉपर रिलीजिंग आईयूडी की बात करें तो ये स्पर्म की मोटिलिटी को ही डिक्रीज कर देती है और स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को डिक्रीज करती है। ये 2022 और 17 में पूछा गया है, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज क्या करती है? सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देती है स्पर्म के लिए, कि सर्विक्स जो है वो स्पर्म्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, स्पर्म्स वहीं पर ही मर रहे हैं, आगे जा ही नहीं रहे, और यूट्रस को अनसुटेबल कर देगा इम्प्लांटेशन के लिए। कि लेट से अगर स्पर्म आगे चले भी गए, फर्टिलाइजेशन हो भी गई, तब भी यूट्रस जो है वो इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल हो जाएगा, यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो ही नहीं पाएगी। इन आईयूडीज के फायदे क्या हैं? आईयूडीज के ये फायदे हैं कि अगर कोई ऐसी फीमेल है जो ये चाहती है कि मेरा एक बच्चा हो गया, मुझे 3 से 5 ईयर्स का गैप लेना है, तो वो आईयूडीज को इंसर्ट करवा सकते हैं, जिसकी वजह से उनको डेली बैरियर मेथड्स या पिल्स वगैरह यूज नहीं करनी पड़ेंगी। दूसरा ये है, इंडिया में सबसे वाइडली एक्सेप्टेबल आईयूडी जो है वो सबसे वाइडली एक्सेप्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। क्यों वाइडली एक्सेप्टेबल है? क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि इवन जो फीमेल्स बिल्कुल इलिटरेट हैं, जिनको इनके बारे में अवेयरनेस नहीं है, उनको भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में ये इंसर्ट कर दिए जाते हैं, ताकि 2 या 3 बच्चों से ज्यादा ना हो। तो ये वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है, और इसको ज्यादा मतलब डेली यूज भी नहीं करना पड़ता। एक बार इंसर्ट करवाया तो 3 साल, 5 साल या 10 साल के लिए छुटकारा मिल जाता है। फिर आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में हम पढ़ते हैं पिल्स के बारे में। अब ये पिल्स सिर्फ प्रोजेस्टोजेंस वाली भी हो सकती है, या प्रोजेस्टोजेन और ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन वाली भी हो सकती है। तो सबसे कॉमन जो प्रोजेस्टोजेन वाली पिल है उसको हम बोलते हैं लेवेनोर्जेस्ट्रल। इनका नेम आप नहीं भी याद करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा में लिख दिया है बस। टैबलेट्स या पिल्स होती हैं ये, जो आप 21 डेज तक डेली लेते हैं। होता क्या है, एक जो फीमेल है जब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, तो 3 to 5 डेज की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उन्हीं 5 दिन में उसको ये पिल्स को स्टार्ट करना पड़ता है। फिर 21 डेज तक ये पिल्स कंटिन्यू रहती है, और फिर 7 डेज जो है वो पिल्स हम छोड़ देते हैं। और वो जो 7 डेज मतलब 21 डेज की पिल होती है, जो लास्ट 7 डेज की पिल होती है, वो आयरन की टैबलेट्स होती हैं, क्योंकि एक बार आप पिल्स छोड़ते हो तो उसके बाद जो पीरियड्स है या मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी बहुत हैवी होती है, तो बॉडी में आयरन की कमी ना हो जाए, तो यहाँ पर क्या होती है, आयरन की पिल्स होती है। और इसीलिए भी ताकि एक फीमेल की हैबिट बनी रहे कि डेली उसको पिल्स लेनी है। तो जब तक किसी फीमेल को प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है, तब तक वो ये पिल्स कंज्यूम कर सकती है हर मंथ। फिर आते हैं इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स। जो चीज हम पिल्स में पढ़ रहे थे कि प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, वही हम इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स में भी पढ़ते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पिल्स डेली लेनी होती है, और इंजेक्शन से 3 महीने, 1 महीने या 5 महीने का काम हो जाता है। तो प्रोजेस्टोजेंस अलोन या इन कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजेंस को यूज किया जा सकता है इंजेक्शंस के तौर पर। मोड ऑफ एक्शन सिमिलर होता है पिल्स के लिए, लेकिन ड्यूरेशन लॉन्गर होती है। इम्प्लांट्स भी क्या है, सिलिकॉन की देखो ऐसे 6 स्टिक्स होती हैं, जो सबडर्मली मतलब स्किन के अंडर ही इंसर्ट की जाती है, और इससे ज्यादा फायदा कैसे है कि ये 3 to 5 ईयर्स तक प्रेगनेंसी से बचा सकती है, प्रिवेंट कर सकती है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? देखो ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी जिसमें प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टोजन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है, जैसे पिल्स, इंजेक्शंस और इम्प्लांट, या फिर आईयूडीज, अगर अनप्रोटेक्टेड कोइटस के बाद विद इन 72 आवर्स इन चीजों का, इनमें से किसी भी एक मेथड को अपना लिया जाए तो कॉन्ट्रासेप्शन से बच सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर अनप्रोटेक्टेड कोइटस है या फिर रेप जैसी सिचुएशंस है, तो प्रेगनेंसी को अवॉइड प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन पिल से या इंजेक्शन से या इम्प्लांट से या तो आईयूडी से भी किया जा सकता है। लास्ट हमारे पास है सर्जिकल मेथड, जिसको हम परमानेंट मेथड या टर्मिनल मेथड भी बोलते हैं। ये भी मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही होता है। फीमेल्स में जो मेथड होता है उसको हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, क्योंकि इसमें फेलोपियन ट्यूब इन्वॉल्व है, और मेल्स में जो मेथड होता है उसको हम वासेक्टोमी बोलते हैं, क्योंकि वास्ट डिफरेंस इन्वॉल्व है। तो मेल्स में क्या होता है, वासेक्टोमी में क्या किया जाता है,
बेसिकली इनका एजेंडा ये है सर्जिकल मेथड में कि गैमेट ट्रांसपोर्टेशन को रोका जा सके। तो मेल्स में क्या करते हैं, वास्ट डिफरेंस का छोटा सा पार्ट कट करके टाई कर दिया जाता है जिससे गैमेट ट्रांसपोर्टेशन रुक जाती है। और कैसे कट और टाई करते हैं, तो स्क्रोटम के थ्रू इंसीजन लगाकर। फिर फीमेल में जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब का स्मॉल पार्ट कट किया जाता है और टाई किया जाता है। और इंसीजन एब्डोमेन के थ्रू भी लगाया जा सकता है और वेजाइना के थ्रू भी लगाया जा सकता है। अब जो इसका फायदा वही इसका नुकसान है। फायदा ये है कि ये टर्मिनल मेथड है। टर्मिनल मेथड मतलब एंड मेथड है। इसके बाद रिवर्सिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। अगर कोई कपल है जिसको ये लग रहा है कि उनकी फैमिली प्रॉपर पूरी हो चुकी है, उनको और बच्चे नहीं चाहिए और वो डेली डेली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं कर सकते, वो ये सर्जिकल मेथड अपना सकते हैं। उनको लाइफ टाइम के लिए इस चीज से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अगेन यही इसका ड्रॉबैक भी है कि अगर लेटर इन लाइफ उनका ये डिसीजन हुआ कि और बच्चा होना चाहिए तो रिवर्सिबिलिटी जीरो है, फिर इसके चांसेस नील। ठीक है, इल इफेक्ट्स क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव के? देखो, प्रेगनेंसी एक नेचुरल फिनोमेना, अगर हम इसके साथ किसी भी वे में खिलवाड़ कर रहे हैं तो उसके इल इफेक्ट्स में देखे जाएंगे। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिस है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट के। तो ऐसे इसके इल इफेक्ट्स हो सकते हैं नोजिया, वॉमिटिंग लाइक फीलिंग, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग, मतलब रुक ही नहीं रही है ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर एक्सट्रीम केसेस में ज्यादा यूज करने पर ब्रेस्ट कैंसर भी। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है एमटीपी। एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। टर्मिनेशन का क्या मतलब है? खत्म करना, यानी इंटेंशनल, वॉलेंटरी, जानबूझकर प्रेगनेंसी को फुल टर्म से पहले खत्म कर देना। इसको हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी बोलते हैं। ऐसा कहा गया है कि नियरली 45 से 50 मिलियन एमटीपीज परफॉर्म होती है पूरे वर्ल्ड में एक ईयर में। और ये कितना है? लगभग 1/5 ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी, मतलब जितना टोटल फीमेल कंसीव कर रही है उसकी 1/5 क्या कर रही है, इंटेंशनली उसको अबॉर्ट करवा रही है, जिसका नंबर है 45 से 50 मिलियन। एमटीपी का सिग्निफिकेंट रोल है पॉपुलेशन डिक्रीज में। हालांकि इसको इसीलिए नहीं करवाया जाता कि हम, मतलब इसको इसीलिए नहीं करवाया जा रहा कि पॉपुलेशन डिक्रीज की जाए, लेकिन ये हो रही है तो इसका भी एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल रखने में या डिक्रीज करने में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को लीगलाइज कर दिया था, मतलब इसके लिए कुछ लॉज बना दिए थे 1971 में, जिसके तहत कुछ कंडीशंस दी गई थी। क्योंकि इसका क्या हो रहा था, मिस यूज हो रहा था। लोग एमनियोसेंटेसिस को यूज कर सेक्स डिटर्मिनेशन करवाते थे और फीमेल फीटिसाइड करवाते थे। तो ताकि इन चीजों को कंट्रोल किया जा सके, इसीलिए गवर्नमेंट ने लीगलाइज कर दिया एमटीपी। ठीक है, अब एमटीपी को कब करवा सकते हैं? जब अनवांटेड प्रेगनेंसी से रीड चाहिए हो, कि जब जो कपल है वो तैयार नहीं है प्रेगनेंसी के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से हुआ है, या रेप वगैरह की सिचुएशन में हुआ है, या फेल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की वजह से। लेट से किसी ने आईयूडीज इंसर्ट करवा रखी थी, या फिर मतलब आईयूडीज इंसर्ट करवा रखी थी, फिर भी वो लेडी जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो उस केस में भी एमटीपी करवाया जा सकता है। फिर ऐसी सिचुएशंस जहां पर प्रेगनेंसी मदर और फीटस दोनों के लिए क्या है, हानिकारक है, उस केस पे भी एमटीपी करवाते हैं। एमटीपी कब करवा सकते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी तक, यानी लगभग 3 महीने तक, 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक ये सेफ होता है। उसके अलावा सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर एमटीपी करवाया जाए वो रिस्कियर होता है। नेक्स्ट हमारे इस चैप्टर का टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी एसटीडी, जिसको हम वेनरियल डिसीजेस भी बोलते हैं या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी बोलते हैं। ये तो याद कर लो, बैक्टीरिया की वजह से जो एसटीडीज हो रही हैं वो है गोनोरिया और साइफिलिस। पैरासिटिक है ट्राइकोमोनियासिस। वायरल जो डिसीजेस है वो है जेनाइटल हर्ब्स, हेपेटाइटिस बी या एचआईवी और एड्स। अब आपको याद रखना है हेपेटाइटिस बी और एचआईवी कैसे ट्रांसमिट हो सकती है। वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज तो है ही, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू तो ट्रांसमिट हो ही सकती है, पर साथ साथ इन्फेक्टेड नीडल्स, इन्फेक्टेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सब चीजों से भी ये हेपेटाइटिस बी और एचआईवी ट्रांसमिट हो सकता है। या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी ऐसे पर्सन से ब्लड लिया जा रहा है जिसको ऑलरेडी ये इन्फेक्शन है, तो इससे भी हो सकता है। इन्फेक्टेड मदर से फीटस को भी हो सकता है। अब ये लाइन काफी बार 2023, 2020, 2019 में इससे क्वेश्चन आया हुआ इस लाइन से। आपको याद रखना है हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पीज के अलावा, यानी एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पीज के अलावा और जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज है वो कंप्लीटली क्योरेबल है अगर उनको टाइमली डिटेक्ट किया जाता है। एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पीज कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है। अर्ली सिम्टम्स क्या होंगे? किसी को भी अगर ऐसी कोई एसटीडी जैसी प्रॉब्लम है तो सबसे अर्ली सिम्टम्स जो होंगे वो माइनर होंगे, तो बहुत सारे लोग इसको नॉर्मल इन्फेक्शन की तरह भी इग्नोर कर देते हैं। वो सिम्टम्स होंगे जैसे ईचिंग, वेजाइना से फ्लूइड डिस्चार्ज होना, स्लाइट पेन या जेनाइटल रीजन पे
स्वेलिंग का होना, फीमेल्स में देखा जाता है कि फीमेल्स लंबे समय तक असिम्टोमेटिक होती है, तो ये जो है काफी समय तक अनडिटेक्टेड भी रहती है। अर्ली और माइनर सिगमेंट्स, मतलब ये कह रहे हैं कि अर्ली एंड माइनर सिम्टम्स होते हैं तो भी लोग अवेयर नहीं होते, इसलिए डॉक्टर्स को टाइम नहीं दिखाते, या जिन्हें पता भी चल जाता है उनके साथ ये सोशल स्टिग्मा एसोसिएट होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो वो भी टाइमली नहीं ले पाते ट्रीटमेंट। इसीलिए ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और इसीलिए ये बोला जा रहा है कि लोगों को, फर्टाइल कपल्स को एजुकेट किया जाए इन चीजों के बारे में। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, इसका टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, इनफर्टिलिटी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है कि यूट्रस की जगह कहीं और पर इम्प्लांटेशन हो जाए, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब में। अबॉर्शन, स्टिल बर्थ यानी कि बच्चा मरा हुआ पैदा हो रहा है, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वैसे तो सभी एज ग्रुप के पर्सन जो है इससे वल्नरेबल हैं, सभी एज ग्रुप के पर्सन को एसटीडीज हो सकती हैं, पर ज्यादातर 15 से 24 ईयर्स तक के बच्चों में ये चीजें ज्यादा देखी जाती हैं, तो इन्हें एजुकेट करना, अवेयर करना ज्यादा जरूरी है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? एक तो अननोन या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, कॉन्डम्स को यूज करना है कोइटस के दौरान, क्योंकि कॉन्डम्स एसटीडी से बचाते हैं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो क्वालिफाइड डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अर्ली डिटेक्शन और कंप्लीट ट्रीटमेंट, अगर अर्ली डायग्नोज हो जाए तो कंप्लीट ट्रीटमेंट इसका हो सकता है। हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब अगर कोई कपल सेक्सुअल कोहैबिटेशन में है, मतलब सेक्सुअली इन्वॉल्व है लगभग 2 साल या उसके ऊपर तक, फिर भी मतलब वो कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं कर रहा, फिर भी वो कपल जो है वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा, यानी उनको फिर क्या है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। इसके रीजंस फिजिकल भी हो सकते हैं कि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई दिक्कत है, कॉन्जेनाइटल यानी बाय बर्थ, या कोई डिसीज है जिसकी वजह से नहीं हो रहा है, या इम्यूनोलॉजिकल यानी फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो स्पर्म को फॉरेन बॉडी की तरह काउंट कर रहा है ना, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक स्पर्म्स को, तो इसकी वजह से भी हो सकता है, या कुछ ड्रग्स, कुछ दवाइयों की वजह से भी हो सकता है। इंडिया में ऑफन फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है अगर कोई कपल चाइल्डलेस है, जबकि ऐसा नहीं है, मेल में भी इक्वल प्रॉब्लम हो सकती है। इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स ऐसे स्पेशल हेल्थ केयर यूनिट्स हैं जो इन चीजों को डायग्नोज करते हैं, इनफर्टिलिटी वाली प्रॉब्लम्स को, और करेक्टिव ट्रीटमेंट देते हैं इन डिसऑर्डर्स का। ये जो टेक्निक्स हैं जो हेल्प करती है किसी चाइल्डलेस कपल को चाइल्ड प्रोड्यूस करने में, इन टेक्निक्स को हम बोलते हैं एआरटी। एआरटी मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। जो भी इनफर्टाइल कपल्स हैं उनको असिस्ट किया जा सकता है ताकि वो बच्चे पैदा कर सके इन टेक्नोलॉजीज में, इन टेक्निक्स में, टेक्नोलॉजीज नहीं टेक्निक्स में। पहली जो हमारे पास टेक्निक है वो है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम को हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी, यानी लेबोरेटरी कंडीशंस में। अब होता क्या है ना, वाइफ या डोनर से ओवम लिया जाता है और हस्बैंड या डोनर से स्पर्म लिया जाता है। इसको लैब में ही टेस्ट ट्यूब में, पेट्री डिश में, है ना, कल्चर प्लेट में फर्टिलाइज करवाया जाता है साइमुलेटेड कंडीशंस, यानी कि प्रॉपर जो कंडीशंस रिक्वायर्ड है बॉडी जैसी कंडीशंस देकर। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो जाइगोट हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। अब ये प्रोसेस आगे क्या होता है, जाइगोट जब बन जाता है उसके बाद होता है ईटी। ईटी मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर 2 तरह से हो सकता है। एक तो यह आप अर्ली एम्ब्रियो को या जाइगोट को, अर्ली एम्ब्रियो यानी 8 ब्लास्टोमियर तक, या जाइगोट को आप डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करवा दो। अगर आप फेलोपियन ट्यूब में अर्ली एम्ब्रियो या अर्ली एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर तक या जाइगोट को ट्रांसफर करवा रहे हो तो इसको हम बोलते हैं ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। या फिर दूसरा तरीका ये है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर यानी कि IUT, कि 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा जो एम्ब्रियो है उसको डायरेक्ट यूट्रस में इम्प्लांट करवा दिया जाए। सेकंड आता है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब ऐसा होता है कि ऐसी कोई फीमेल जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, बट ऐसा है कि उसकी बॉडी में प्रॉपर ऐसा सुटेबल एनवायरनमेंट है कि फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है, आगे इम्प्लांटेशन भी हो सकती है, वो चाइल्ड कैरी भी कर सकती है और डिलीवरी भी करवा सकती है। तो उस केस में क्या होता है, सिर्फ ओवम ही तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा ना, तो गैमेट इंट्रा यानी गिफ्ट, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर हम करते हैं, जिससे क्या होता है ना, एक डोनर फीमेल से ओवम लेते हैं और फेलोपियन ट्यूब में इस ओवम को ट्रांसफर कर देते हैं ऐसी फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में जो खुद से एक ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, पर उसके पास सुटेबल एनवायरनमेंट है फर्टिलाइजेशन और फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के लिए। फिर आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये ऐसा प्रोसीजर है जिसको हम लैब में कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, स्पर्म को डायरेक्टली ओवा के न्यूक्लियस में ही क्या कर देते हैं, फ्यूज करवा देते हैं इंजेक्ट कर, जिससे फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाए। अब जब जाइगोट बनेगा तो सेम एम्ब्रियो ट्रांसफर वाला प्रोसेस है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर से या IUT से, मतलब उसमें फेलोपियन ट्यूब में भी ट्रांसफर करवा सकते हो या यूट्रस में भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
जिसपे हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है? अगर कोई हस्बैंड या फिर डोनर जिसका स्पर्म काउंट बहुत लो है या स्पर्म की मॉर्फोलॉजी वगैरह ठीक नहीं है, हेल्दी स्पर्म नहीं है, तो फिर ये चांसेस कम हो जाते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाके अपने आप ये स्पर्म ओवम से फर्टिलाइज कर जाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं ना, मेल पार्टनर या फिर डोनर से या हस्बैंड से सीमेन कलेक्ट करते हैं और फीमेल के वेजाइना में आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर देते हैं या फिर यूट्रस में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसी को इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बोल रहे हैं। ये उन केसेस में किया जा सकता है जब मेल प्रॉपर वे में इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है फीमेल को, या फिर उसका स्पर्म काउंट क्या है, बहुत लो है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। लास्ट में हमने जो फर्टिलिटी वाला टॉपिक पढ़ा है, एनसीईआरटी में लास्ट में कुछ बातें ये भी कही गई हैं कि सिंस ये जो चीजें होती हैं, ये जो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, ये काफी एक्सपेंसिव होता है ये मैटर, और ट्रीटमेंट लेने के बाद भी श्योरिटी नहीं होती है कि बच्चा पैदा हो ही जाएगा। और हमारे देश में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास पेरेंट्स नहीं है। तो एक बार किसी कपल को अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या जेन्युइन रीजन से, ये सोचना चाहिए कि इन बच्चों को भी माँ बाप मिल जाएंगे और हमें भी बच्चे मिल जाएंगे, तो उनको ये अडॉप्शन वाला क्राइटेरिया भी अपनाने का सोचना चाहिए। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। इन नोट्स का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। आप बाइक्यूल्स ऐप डाउनलोड करके, अगर आपका एंड्रॉइड फोन है, आप बाइक्यूल्स ऐप डाउनलोड कर इन कंप्लीट नोट्स को, 11th-12th के नोट्स को ले सकते हो। डाउनलोडेबल पीडीएफ है, मजे से उसका प्रिंट निकलवाओ, इन लेक्चर से समझो और बायो में अपने 360 में से 360 मार्क्स सिक्योर करो। अगर आपका iOS है, एप्पल फोन है, तो माई इंस्टीट्यूट ऐप आपको डाउनलोड करना है। उसका भी लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर रही हूँ और साथ में ORG कोड भी पिन कर रही हूँ। अब ORG कोड क्या है, कैसे है, वो आप जब ऐप डाउनलोड करोगे आपको पता चल जाएगा। तो थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस लेक्चर को, और कमेंट सेक्शन में बता देना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के